MH2 हो गया, हाइड्रोजन का मास हो गया 20 ग्राम। तो बाकी जो हो जाएगा वो MO2 80 ग्राम हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ मोल निकाल लो। NH2 मास अपान मॉलिक्यूलर मास, तो 20 और हाइड्रोजन का होता है 2, तो 10 हो गया। और इसका MO2 NO2 सॉरी, तो परसेंट मतलब क्या, 20 ग्राम वो हो गया, बाकी वो हो गया, दो ही तो है चीज़ें उसके अंदर। परसेंट मतलब 100 में नहीं लोगे। हाँ तो क्या है, ये 32 हो गया। कितना आया, तो 2.5, 2.5 आया। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पूछा गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन कितना है, मोल हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन के नंबर आप मोल ऊपर रखो, और नीचे टोटल दोनों के। और टोटल प्रेशर कितना दिया है, 1। तो ये हो गया 10/10 प्लस 2.5 इंटू 1, तो 10/12.5 इंटू 1। अब इसे सॉल्व कर लो, आ जाएगा 100 हो जाएगा ऊपर। अब 25 से काट दो, 0.8 आ जाएगा। अब यहाँ लेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स।
बन गया। तो देखिए यहाँ पर अब ये तो जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअस मोशन करते हैं, लगातार मोशन करते हैं, रुकते नहीं हैं। अगर किसी बर्तन में कोई गैस भरी है तो उसके मॉलिक्यूल लगातार मोशन में होंगे, और जब लगातार मोशन में होंगे तो वो आपस में भी टकराएंगे, मॉलिक्यूल आपस में भी टकराएंगे, और साथ में बर्तन की जो बॉल है उससे भी जाकर टकराएंगे, दीवार से भी जाकर टकराएंगे हैं। तो इससे क्या होता है, जब ये टकराते हैं तो इनकी स्पीड और एनर्जी चेंज हो जाती है, स्पीड और एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है। इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल जो हैं, गैस के मॉलिक्यूल की किसी भी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पर अगर आप स्पीड और एनर्जी लेंगे तो वो सेम नहीं मिलेगी, सेम नहीं, क्योंकि लगातार टकरा रहे हैं, लगातार मोशन कर रहे हैं, इसलिए किसी भी टाइम पर जिनकी स्पीड और एनर्जी है वो सेम नहीं मिलेगी, जाकर सेम नहीं मिलेगी। और ये देखा गया है, इन्होंने मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने ये देखा कि मॉलिक्यूल की जो स्पीड है, गैस मॉलिक्यूल स्पीड, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास। टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और मॉलिक्यूलर मास, दो चीज़ों पर डिपेंड करती जाकर है। फिर उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीड के बीच ग्राफ खींचा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीड के बीच ग्राफ खींचा, ये इस तरीके का ग्राफ खींचा। पहले मान लीजिए टेम्परेचर T1 पर खींचा तो ऐसा ग्राफ आया, फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया, T2 इज ग्रेटर देन T1, मतलब टेम्परेचर बढ़ाकर खींचा तो ऐसा ग्राफ आया, इस तरह ग्राफ आया जाकर, ये आया जाकर ग्राफ आया। तो देखा गया कि मॉलिक्यूल के जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास तीन तरह की स्पीड होती है, उनके पास तीन तरह की स्पीड होती है। अब सबसे जो टॉप पर बिल्कुल पीक पर है पॉइंट, यानी ये ग्राफ ऊपर था नंबर, और नंबर मतलब जितना ऊपर जाएगा ग्राफ उतनी नंबर ज़्यादा होगी। तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल के पास जो स्पीड है वो स्पीड की वैल्यू के हिसाब से देखें, स्पीड इधर जा रहा है ग्राफ तो वैल्यू के हिसाब से तो कम है, लेकिन मॉलिक्यूल की जो नंबर है, जो स्पीड ये वाली स्पीड जिन मॉलिक्यूल के पास है वो उसकी नंबर सबसे ज़्यादा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट पॉसेस द स्पीड, वो कहलाती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा मतलब है जो स्पीड है वो मौजूद है, उसे कहते हैं मोस्ट। वैल्यू कम है, सबसे ज़्यादा स्पीड नहीं है, लेकिन नंबर ज़्यादा है, जिन ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास ये वाली स्पीड सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा है, ये वाली स्पीड जिन मॉलिक्यूल के पास सबसे ज़्यादा है वो है ये। अब उसके बाद देखें कुछ मॉलिक्यूल जो है इस स्पीड से ज़्यादा स्पीड पर चल रहे हैं, वो है एवरेज वेलोसिटी। अब कुछ मॉलिक्यूल जो हैं उनकी स्पीड तो ज़्यादा है लेकिन नंबर कम है, ग्राफ देखें नीचे आ गया, नंबर इधर की तरफ है तो ये थोड़ा नीचे आ गया, नंबर घटती जा रही। सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल के पास जो स्पीड है वो है ये, फिर उससे कम मॉलिक्यूल के पास ये, और सबसे कम मॉलिक्यूल के पास जो स्पीड है वो ये है, लेकिन वैल्यू के हिसाब से ज़्यादा है, क्योंकि उधर की तरफ ग्राफ है, उधर वैल्यू के हिसाब से ज़्यादा है, लेकिन मॉलिक्यूल की नंबर के हिसाब देखें तो सबसे कम मॉलिक्यूल के पास ये वाली स्पीड है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, URMS स्पीड है। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया जाकर है। दूसरी बात है कि टेम्परेचर बढ़ाया तो ग्राफ का जो चौड़ा और हो गया, ब्रॉडर हो गया, चौड़ा हो गया। पहले ग्राफ ऐसा था सकरा, अब ये चौड़ा हो गया। चौड़ा होने मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने से ये सारी स्पीड क्या, और ग्राफ उधर भाग गया ना, तो उधर भागने मतलब स्पीड का ग्राफ उधर ही तरफ है, उधर भागने मतलब है कि ये सारी स्पीड बढ़ गई। एंड इसका मतलब ये भी हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से ये सारी स्पीड जो हैं बढ़ जाती हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ जाती है। और अगर देखें एक बात आगे और निकल के आएगी, अगर नंबर तो कम हो गई टेम्परेचर बढ़ाने से, लेकिन स्पीड जो है ब्रॉड चौड़ा हो गया ना स्पीड। नंबर हम इसी ग्राफ से देखें ना, नंबर वो एक पहले वैसा ग्राफ था, अब नंबर तो अब इस ग्राफ से नंबर देखें तब नंबर जो मोस्ट जिनके पास ये वाली स्पीड है वो नंबर तब भी सबसे ज़्यादा रहेगी, उससे कम वाले इनकी रहेगी, वो इनकी रहेगी जाकर ये हो जाएगी है। तो लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से क्या ग्राफ चौड़ा हो गया, अब वो तो वही रहेगा। स्पीड की वैल्यू देखें, वैल्यू के हिसाब से सबसे कम ये, फिर उससे ज़्यादा ये, फिर उससे ज़्यादा ये होगी जाकर। लेकिन नंबर के हिसाब से जिन मॉलिक्यूल के पास स्पीड है मौजूद, तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल ये हैं, फिर ये वाली, फिर ये वाली, नंबर के हिसाब से ये ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो नंबर के हिसाब देखें तो ज़्यादातर, अगर देखें तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा अगर हैं,
या मॉलिक्यूल बहुत कम है, ज़्यादा है, ज़्यादा मॉलिक्यूल के पास स्पीड की वैल्यू कम होती है, और जिनके पास मॉलिक्यूल के नंबर कम है उनके पास भी स्पीड ज़्यादा होगी जाकर। स्पीड का देखिए नंबर तो नीचे, ग्राफ तो नीचे आ गया, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके पास नंबर तो कम है लेकिन उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी जाकर, बहुत ज़्यादा स्पीड होगी जाकर, ये होगा जाकर। तो इस ग्राफ से उसको कंक्लूजन निकले जाकर, तो लिख लेंगे पॉइंट वाइज। तो लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज, molecules of gases remain in continuous motion. Molecules of gases remain in continuous motion. Remain in continuous motion. While moving, they collide with each other. While moving, they collide with each other. While moving, they collide with each other. And with the walls of the container, with each other and with the walls of container. With the walls of container. This results in change of their speed. This results in change of their speed. Results in change of their speed. And redistribution of energy. This results in change of their speed and redistribution of energy. Redistribution of energy. So the speed and energy of all the molecules of the gas. So the speed and energy of all the molecules of the gas. So the speed and energy of all the molecules of the gas at any instant are not the same. Speed and energy of all the molecules of the gas at any instant are not the same. At any instant are not the same. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन have shown that, Maxwell and Boltzmann have shown that actual distribution of molecular speeds, have shown that actual distribution of molecular speeds, actual distribution of molecular speeds depends on temperature. Molecular speed depends on temperature and molecular mass of a gas. Depends on temperature and molecular mass of a gas. Temperature and molecular mass of a gas. अगला पॉइंट, the graph shows that number of molecules possessing very high, graph shows that the number of molecules possessing very high and very low speed, possessing very high and very low speed is very low, is very small, is very small, is very small. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग वेरी हाई, देखिए बहुत हाई स्पीड वाले के नंबर, अगर स्पीड ग्राफ इधर है तो ये देखिए ग्राफ बिल्कुल नीचे है, और इधर के नंबर क्या होता है ना, नंबर ग्राफ नीचे आ गया, तो बहुत हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल भी बहुत कम है, और बहुत लो स्पीड अगर देखें तो भी ग्राफ नीचे ही है, बहुत लो स्पीड है तब भी ग्राफ बहुत नीचे है। तो बहुत लो स्पीड वाले और बहुत हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल बहुत कम होते हैं, बहुत लो स्पीड और बहुत हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल जो होते हैं कम होते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस
द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव 3 types of speed. Molecules of gas have 3 types of speed. Have 3 types of speed. तो पहली है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड UMP. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड UMP. तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है? वो स्पीड जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल के पास है. तो लिखेंगे द स्पीड पजेस्ड बाई maximum number of molecules. Speed possessed by maximum number of molecules is called most probable speed. तो UMP इक्वल टू होता है √2RT/m. ये फार्मूला होता है √2RT/m. R वही गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, M मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास है. फिर दूसरी स्पीड है एवरेज स्पीड. U एवरेज. तो अगर if gas has n number of molecules, then अगर गैस के अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं तो U एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी जाकर? तो एवरेज सबका निकाला जाएगा. एवरेज स्पीड U एवरेज जितने मॉलिक्यूल है मान लीजिए, तो पहले मॉलिक्यूल U1, दूसरे मॉलिक्यूल की है मान लीजिए U2, तीसरे की U3, ऐसे मान लीजिए n मॉलिक्यूल हैं तो UN अपान और जितने मॉलिक्यूल हैं उनसे डिवाइड कर देंगे. ये एवरेज निकल आएगी. एवरेज. और इसका वैसे फार्मूला जो होता है U एवरेज का, एवरेज स्पीड इक्वल टू अंडर रूट है. कहाँ पे है? कौन सी स्पीड पढ़ रहे हो? अभी आएगा, वो आगे आएगा. पीछे देखो, पीछे पेज पे, पीछे पेज खोलो, एक पेज पीछे है. तो इसका फार्मूला वैसे होता 8RT/πm होता. πm 8RT/πm. एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 8RT/πm. अब तीसरी स्पीड है जो अभी तुम लोग बता रहे थे, वो तीसरी स्पीड है रूट मीन स्क्वायर स्पीड. रूट मीन स्क्वायर स्पीड ये है URMS.
रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो पहले हम मीन स्क्वायर स्पीड निकालते हैं। मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगी? मीन स्क्वायर स्पीड, तो मीन देखिए स्क्वायर है तो इसको तो लगा ही दीजिए आप। अब मीन लिए जो है यू बार, तो मीन मतलब क्या होता है? वही जितने मालिक्यूल हैं उनकी। अब मीन इसको मतलब जितने मालिक्यूल, जैसे यहाँ मीन निकाला ऐसे ये भी मीन है, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगेगा, मीन स्क्वायर कह रहे हैं तो हर एक पर स्क्वायर लगेगा। तो जैसे U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे अगर n मालिक्यूल हैं तो UN स्क्वायर, और n से डिवाइड कर देंगे। तो ये मीन स्क्वायर स्पीड आ गई, मीन स्क्वायर स्पीड आ गई जाकर। सब पर स्क्वायर रख के सबको ऐड करें और जितने मॉलिक्यूल हैं उससे डिवाइड कर दें, तो ये मीन स्क्वायर स्पीड आ गई। अब हमें यहाँ लेना है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो मीन स्क्वायर जो स्पीड आई निकल गई, इसके ऊपर रूट लगा दो तो हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। मीन स्क्वायर स्पीड जो निकल कर आई है, इसके ऊपर अगर रूट लगा दें तो ये निकल कर आ जाएगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो रूट मीन क्या हो जाएगा जाकर, इसके ऊपर आप लगा दीजिए, देखिए URMS क्या हो जाएगा जाकर। तो जो हमने अभी मीन स्क्वायर स्पीड निकाली यू बार स्क्वायर, इसके ऊपर रूट लगा दीजिए, ये हो गया रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसके ऊपर रूट लगा दीजिए तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो गई यू बार स्क्वायर। अब वैसे इसका URMS या VRMS से भी लिखते हैं। इसका फार्मूला वैसे होता है, ये आ गया फार्मूला आप निकाल, 3RT/m। इसका फार्मूला जो होता है 3RT/m। भाई सही पकड़े भाई। अब देखिए इन तीनों में वैल्यू किसकी ज़्यादा है सबसे? है तीनों में वैल्यू जो है अभी ग्राफ से भी शो हो रही, उधर की तरफ सबसे कम, सबसे पहले ग्राफ ज़्यादा कौन है? ये, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये, क्योंकि ये स्पीड वाला है ना इधर, तो उधर जितना ज़्यादा होगा उतनी स्पीड ज़्यादा होगी जाकर। तो इसका मतलब आप ये भी हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि VRMS की जो, सॉरी URMS हमने लिखा है, तो URMS की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम U एवरेज, फिर उससे कम UMP मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये होगा। देखिए इससे दो सवाल तो आने आने इस चैप्टर से। अब अगर हम इनका रेशियो लें, अगर तीनों का रेशियो अगर लें, देखिए URMS रेशियो U एवरेज रेशियो UMP, तो इन तीनों में देखिए अभी जो फार्मूला लिखा है हमने, तीनों में क्या चीज़ कॉमन है? RT/m तीनों में कॉमन है। तो जब रेशियो लेते हैं तो जो कॉमन चीज़ होती है वो कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ जैसे करेंगे तो क्या बचेगा? √3 है, फिर उसमें एवरेज वाले में क्या बचेगा? √8/पाई, उसमें क्या आया? √2 आया जाएगा। ये एक तो रेशियो इस ऐसा ले सकते हैं, इस तरीके से आप ले सकते हैं।
अब अगर इसकी वैल्यू के फॉर्म में लिखें, जैसे वैल्यू के फॉर्म में, तो अगर √2 से तीनों को डिवाइड कर दें तो इसको जो √2 √2 करो ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.128, ये हो जाएगा 1.224 आएगा जाकर करीब करीब। तो देखें, नहीं उल्टा है यहाँ पर, हाँ। तो URMS जैसे वो किताब में लिखा हमने उसका उल्टा यहाँ लिख रहे हैं, तो UMP। अब √2 से ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.224, रेशियो 1.128, रेशियो 1 आएगा जाकर, ये आएगा। मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा वैल्यू जब रेशियो आएगा सबसे ज़्यादा वैल्यू किसी लिखिए VRMS को होती है, तो वो सबसे ज़्यादा रहेगी। उससे कम किसकी होती है? एवरेज सबसे कम उसकी होती है अगर ये है। तो अगर किसी से एक्स डिवाइड कर लो, √3 डिवाइड कर लो, तो जो ये आसानी है कि इससे आपको पता चल जाएगा वैल्यू सबसे ज़्यादा, और ये मालूम है सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है इसकी होती है, ध्यान रखेंगे उसी हिसाब से रूप लेंगे। उससे कम वैल्यू ये, सबसे कम इसकी वैल्यू होगी, तो वो सबसे ज़्यादा वैल्यू है ना 1.224 सबसे ज़्यादा वैल्यू है, उसके बाद 1.12 उससे कम है, और 1 उससे कम वैल्यू है। किताब में जो लिखा है उसका उल्टा लिख दिया हमने, किताब में जो लिखा है उसका उल्टा लिख दिया हमने। तो देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसे माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैसेस, माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैसेस भी कहते हैं। तो यहाँ जो पॉइंट बताए गए हैं इस थ्योरी में, देखिए थ्योरी कोई भी होती है वो एक मॉडल होता है, एक सोच होती है साइंटिस्ट की, उसने जो ऑब्जर्व किया 100% नहीं सच होती, कभी कभी थ्योरी यू टर्न मार जाती है, यू टर्न है, उल्टा हो गया, पलट गया सब। तो ये है कि रिसर्च करी है तो उसमें कुछ, अब ये जो बातें हैं ये आइडियल गैस के लिए हैं सब, रियल गैस के लिए इसमें कुछ बातें ठीक नहीं होंगी, रियल गैस के लिए कुछ चीज़ें सही नहीं होंगी जाकर, आइडियल गैस के लिए ये बातें यहाँ पर जो लिखी जाएंगी वो सब आइडियल गैस के लिए लिखी जाएंगी, आइडियल गैस के लिए बताई गई हैं जाकर। तो पॉइंट बाय लिख लेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे गैसेस कंसिस्ट ऑफ, गैसेस कंसिस्ट ऑफ large number of identical particles, large number of identical particles called atoms or molecules, identical particles called atoms or molecules। तो ये गैसेस जो हैं इनमें क्या होते हैं, एक जैसे आइडेंटिकल मतलब एक ही जैसे पार्टिकल से मिलकर बनती हैं, जिन्हें या तो एटम कहेंगे या फिर मॉलिक्यूल। ज़्यादातर गैसें मॉलिक्यूल फॉर्म होती हैं, सिर्फ इनर्ट गैस वो एटम फॉर्म में होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडॉन, बाकी तो सब मॉलिक्यूल बने हुए हैं, N2, H2, Cl2, O2 हैं, ये सब मॉलिक्यूल हैं। तो एटम तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल फॉर्म होती है, लेकिन वो जो इनर्ट गैस हैं वो एटम फॉर्म में होती है। अगला पॉइंट लेंगे, these particles are so small, these particles are so small and so far apart, so small and so far apart, apart, apart and so far, far, far मतलब दूर, apart, so far apart, on the average that
on the average that on the average that the actual volume of the molecules that the actual volume of the molecules is negligible in comparison to the empty space between them. In comparison to the empty space between them. This between them, they are considered as point masses. This assumption explains the great compressibility of gases. This assumption explains the great compressibility. compressibility compressibility of gases. Great compressibility of gases. तो अभी होता है कि ये जो एटम है या मॉलिक्यूल हैं, ये इतने छोटे होते हैं गैस के, और इतने दूर दूर होते हैं कि इनका जो मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल वॉल्यूम है और जिस स्पेस में वो घेरे हुए हैं जो स्पेस, तो इनका जो एक्चुअल वॉल्यूम है उस स्पेस के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल होता, कुछ भी नहीं होता। और ये इससे क्या होता है, ये इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट मास हैं, इसलिए ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, कंप्रेसिबिलिटी में दबा दें। जैसे इस पूरे कमरे में जो गैस भरी है, इसको हम दबा कर क्या कर सकते हैं, छोटे बर्तन में भर सकते हैं। क्यों? मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है तो उन्हें हम दबा सकते हैं। सॉलिड और लिक्विड में ऐसा नहीं हो सकता, गैस में ही हो सकता, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, छोटे हैं, दूर दूर हैं, तो उन्हें दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो इससे क्या एक्सप्लेन हो रहा है कि गैसों में कंप्रेसिबिलिटी होती है। सॉलिड और लिक्विड में तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी, लिक्विड में भी थोड़ी बहुत होती बस, लेकिन गैस में कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा। क्यों? गैस के मॉलिक्यूल बहुत छोटे हैं और दूर दूर हैं जाकर। अगला पॉइंट लेंगे, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particles of a gas. No force of attraction between the particles of a gas at ordinary temperature and pressure. Particles of gas at ordinary temperature and pressure. तो गैस के मॉलिक्यूल के बीच ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर कोई फोर्स नहीं लगता, कोई फोर्स नहीं लगता जाकर। आगे इसी में लिखेंगे, द सपोर्ट फॉर दिस एजम्पशन comes from the fact that gases expand and occupy all the space. Gases expand and occupy all the space. The support for this assumption comes from the fact that gases expand and occupy all the space available to them. तो देखिए, अब चूंकि इस एजम्पशन मतलब एज्यूम करने वाली, परिकल्पना, जैसे कल्पना कर ली, ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं, बताई गई, मतलब ये सब मान लिया कि ऐसा होता होगा। कैसे मान लिया? ऑब्जर्वेशन के आधार पर। तो देखा उन्होंने कि हाँ ऐसा है, तो इसके आधार पर उन्होंने ये बातें लिखी कि ऐसा होगा, ऐसा होता है। तो एजम्पशन मतलब होता है जो है हाइपोथेसिस है, परिकल्पना जो है। तो ये जो है कि गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच कोई फोर्स नहीं लगता है,
तो ये कैसे आया, बात आई क्लियर। ये ऐसे आई कि गैस को अगर आप खुले खुले में छोड़ दें तो गैस क्या होती, पूरी जगह फैल जाती, एक्सपेंड कर जाती। तो एक्सपेंड कर जाने मतलब क्या है कि उन एक मालिक्यूल जो है दूसरे मालिक्यूल के अंडर में नहीं है, फ्री है, उसके फोर्स ही नहीं लग रहा। तो फोर्स नहीं लग रहा, फैल गया है, फोर्स नहीं लग रहा। तो उस एजम्पशन से ये चीज़ निकल कर आई कि गैस के मालिक्यूल के बीच कोई इंटर मालिक्यूलर फोर्स नहीं लगता है, कोई फोर्स नहीं लगता। अगर फोर्स लगता होता तो गैस अपने आपस मालिक्यूल आपस में चिपके रहते, दूर नहीं भागते। और तो गैस को अगर कहीं खुली जगह खोल दो तो क्या होता, फैल जाती है, एक्सपेंड हो जाती है जाकर। अगला पॉइंट लिखेंगे, particles of a gas are always particles of a gas are always particles of a gas are always in constant and random motion, always in constant and random motion. Particles of gas are constant and random motion. तो पार्टिकल जो होते हैं एक कांस्टेंट और रैंडम मोशन, मतलब इधर उधर, रैंडम मोशन में इधर उधर करते रहते हैं। अगर है तो अगर पार्टिकल मान लीजिए गैस के मोशन ना करते होते, रेस्ट में होते, तो क्या होता। अगर पार्टिकल गैस के रैंडम मोशन ना करते होते तो क्या होता, अगर बिल्कुल एक जगह पे होते तो मतलब क्या होता, गैस का जो शेप है क्या होता, वो फिक्स होता, शेप फिक्स होता अगर एक ही जगह पे फिक्स होते जाकर। लेकिन गैस का शेप फिक्स नहीं होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल जो है लगातार रैंडम मोशन करते जाकर। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ ए गैस, particles of a gas move in all possible directions, move in all possible direction in straight line, move in all possible direction in straight line. during this they collide with each other, during this they collide with each other, they collide with each other and with the walls of the container, collide with each other and with the walls of container, with the walls of container. तो गैस के जो पार्टिकल हैं चारों डायरेक्शन में, पॉसिबल डायरेक्शन में स्ट्रेट बिल्कुल सीधे चलते हैं, और जब चलते हैं मान बर्तन में भरे हुए तो चलेंगे सीधे ही, और जब उनके सामने पार्टिकल पड़ेगा उससे टकराएंगे, सामने जाकर बर्तन की दीवार से भी, वॉल से भी टकराएंगे जाकर। अगला पॉइंट लिखेंगे, प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द गैस, प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द गैस, EXERTED, exerted by the gas as a result of collision of particles, as a result of collision of particles, as a result of collision of particles with the walls of the container, collision of particles with the walls of the container, with the walls of the container. तो गैस, कोई बर्तन में गैस भरी है, अब बर्तन में गैस भरी है तो उसके अंदर क्या होता, प्रेशर होता, प्रेशर। तो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, गैस के जो पार्टिकल हैं, मॉलिक्यूल हैं, बर्तन की दीवार से जाकर टकराते हैं, उन टक्करों की वजह से प्रेशर क्रिएट होता, उन टक्कर की वजह से प्रेशर क्रिएट होता, बर्तन की दीवार से जाकर टकराते हैं, तो टक्कर की वजह से प्रेशर क्या होता है, क्रिएट होता जाकर। अगला पॉइंट लेंगे, collisions of gas molecules, collisions, COLLISIONS, of gas molecules perfectly, collisions of gas molecules are perfectly elastic, perfectly elastic, perfectly elastic. This means that total energy of molecules,
total energy of molecules before and after the collision, total energy of molecules before and after the collision remains same. Before and after the collision remains same. There may be exchange of energy. There may be exchange of energy between colliding molecules. Exchange of energy between colliding molecules, comma, their individual energies may change. Their individual energies may change. There may be exchange of energy between colliding molecules, comma, their individual energies may change, but the sum of their energies remains constant. Sum of SUM, sum of their energies, sum SUM, sum of their energies remains constant. Sum of their energy remains constant. तो जो मॉलिक्यूल टकराते हैं गैस के, इनकी जो टक्करें होती हैं, कोलिजन, वो कैसी होती हैं? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब होता है कोई काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। हम लोग पढ़ेंगे अब इसके बाद फिजिक्स में जो टॉपिक है, अब कल से पढ़ेंगे कोलिजन, टक्कर, कोलिजन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो कोलिजन में कई 3 तरह के कोलिजन होते हैं। एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, एक इन इलास्टिक कोलिजन, एक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पहचान ही है कि उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता। एनर्जी इसका मतलब नहीं, ऐसे इसका मतलब यह नहीं कि एनर्जी चेंज नहीं होती, टकराने से एनर्जी बदलेगी तो जो है मॉलिक्यूल की एनर्जी बदलेगी, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की भी एनर्जी बदलेगी, लेकिन टकराने से पहले जितनी एनर्जी थी और टकराने के बाद जो टोटल एनर्जी है वो उतनी ही रहेगी। वो उतनी ही रहेगी अगर टोटल एनर्जी टकराने से पहले और टकराने के बाद वही रहेगी अगर, यानी एनर्जी का टोटल जो सम है टोटल, वो क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा अगर। अगला पॉइंट लेंगे, एट एनी पर्टिकुलर इस टाइम, at any particular time, different particles in the gas, different particles in the gas have different speeds. Different particles in the gas have different speeds. Have different speeds, and hence different kinetic energies. And hence different kinetic energies. Hence different kinetic energy. तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर डिफरेंट पार्टिकल की जो स्पीड भी डिफरेंट होती है और एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होती जाकर। इसी में है दिस एजम्पशन इज रीजनेबल, दिस एजम्पशन इज रीजनेबल because as the particles collide, their speed to change, we expect their speed to change। कहाँ लाएंगे? we expect their speed to change, their speed to change। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर डिफरेंट पार्टिकल की स्पीड डिफरेंट होती है, एनर्जी डिफरेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी। ये एजम्पशन मतलब ये थ्योरी जो है वो रीजनेबल क्यों है? क्योंकि जब पार्टिकल कोलाइड करते हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाती? बदल जाती। कोलाइड करने से स्पीड बदलती जाकर है, तो ये बात बताई गई है। अगला पॉइंट लेंगे, if a molecule has variable speed, if a molecule has variable speed,
variable speed, then it must have a variable kinetic energy. Variable speed, then it must have a variable kinetic energy. Then it must have a variable kinetic energy. तो अगर किसी मॉलिक्यूल की स्पीड वेरिएबल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या, हाफ एम बी स्क्वायर, स्पीड पर डिपेंड करती है। तो स्पीड अगर बदलेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बदलेगी जाकर। एक और पॉइंट लिख लेंगे, इन काइनेटिक थ्योरी it is assumed that in kinetic theory it is assumed that average kinetic energy of the gas molecules, it is assumed that average kinetic energy of the gas molecules, average kinetic energy of the gas molecules is directly proportional to the directly proportional to the absolute temperature. Directly proportional to the absolute temperature.